अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन इसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भावेश ने अब शिवम की दुखती रग समझकर नारंग के नाम पर और दबाव देते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो शिवम। क्रोध के क्षण के कारण अपने जीवन भर के धन और वैभव को मत खोना। तुम अभी भी युवा हो और तुमने कभी सच्ची शक्तियों का स्वाद नहीं चखा है। नारंग परिवार को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के बाद ही तुम वास्तव में इसकी खुशी को समझोगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो। भावेश ने गंभीरता से कहा, केवल एक चीज है जो तुम्हें करने की जरूरत है, वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हो और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। भावेश अब थोड़ा झुंझलाया और उसने आह भरते हुए कहा, मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है वो शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे एक दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी मां के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। इस समय वो वास्तव में अपने निर्णय को सही मानता था। वो एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श उदाहरण था जिसमें भावनाओं की कमी थी और वो केवल अपनी दृष्टि में शक्ति चाहता था। शिवम ने खड़े होकर जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम, भावेश ने शिवम को तीखी निगाहों से देखा, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल दोगे। भावेश ने शांत आत्मविश्वास से कहा। शिवम की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए उसे विश्वास था कि वो इस तरह के एक मोहक प्रस्ताव को अस्वीकार कर ही नहीं पाएगा। एक हारा हुआ व्यक्ति जो पिछले 2 साल से घर जमाई था, वो अपनी विकट स्थिति से बाहर निकलने और यहाँ तक कि एक ही बार में कामयाबी की चरम सीमा तक पहुंचने के इस सुनहरे अवसर को कैसे ठुकरा सकता है? जीवन में श्रेष्ठ कौन नहीं बनना चाहेगा? हाँ, आपने जो कहना है या करना है वो कीजिए। शिवम ने एक बार भी भावेश की तरफ पलट कर देखे बिना आत्मविश्वास से होटल छोड़ने से पहले उपहास भरे स्वर में कहा और वहां से निकल गया। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायजादा ग्रुप बिल्डिंग। शहर के केंद्र में स्थित ये इमारत 40 मंजिल लंबी और भव्य थी। रायजादा ग्रुप की बिल्डिंग शहर के सबसे समृद्ध जिले में निर्मित पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के बीच मील के पत्थर के रूप में खड़ी थी। जब से रायजादा परिवार कुछ साल पहले यहाँ दिल्ली शहर में आया है, इसने पूरे पूर्वी प्रांत में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी है। आखिरकार दिल्ली का रायजादा ग्रुप पूरे देश में शीर्ष कुलीन परिवार के रूप में खड़ा था। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायजादा से मिलने आया हूँ, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायजादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा।
कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायजादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की योग्यता भी हो। मिलना तो दूर की बात थी। पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रायजादा ग्रुप के प्रवक्ता के रूप में डायरेक्टर नितिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बड़ी मात्रा में धन था। पूरे शहर में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो उनसे बात करने के योग्य थे। शिवम ने कहा, आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायजादा का दोस्त हूँ। ठीक है, आप प्लीज कुछ देर वेट कीजिए। डायरेक्टर नितिन को कॉल करने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट एक सेकंड के लिए झिझक गई क्योंकि उसने रायजादा ग्रुप में चेतन आनंद रायजादा के बारे में कभी नहीं सुना था। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नर्म तरीके से सम्मान पूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति थोड़ा सा झुंझलाया और उसने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से कहा, देखो वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद राय? अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति थोड़ा सा झुंझलाया और उसने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से कहा, देखो वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे? सर वो एक्चुअली, सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर उस आदमी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो किसी चेतन आनंद रायजादा का दोस्त है। मुझे लगा शायद आपका कोई फैमिली मेंबर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसीलिए सर मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायजादा? उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और